एवरीवन, वेलकम टू फ्रेम क्लासेस अगेन। आज हम बहुत एक इजी सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तब हम लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन करना पड़ रहा था। फ्लक्स को ही कैलकुलेट करेंगे, पर एक बहुत ईजी वे में करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ। गॉस ने इतना इजी कॉन्सेप्ट कर दिया फ्लक्स को निकालने का। लास्ट क्लास में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लेना था, एरिया लेना था, दोनों के बीच का एंगल लेना था, राइट। आज हम पढ़ेंगे कि फ्लक्स निकालने के लिए इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। चलो देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हम लोग गॉस लॉ की स्टेटमेंट लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि गॉस ने ऐसी चीज़ें कैसे कहा। तो ये रहा हमारे पास स्टेटमेंट। गॉस ने कहा था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है ना, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो आपके उस सिस्टम के इंक्लोज्ड, उसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ है उसके 1/ε0 टाइम्स होगा। मैं क्या कह रही हूँ, एज्यूम करो कि ये आपका कोई क्या है 3D। हाँ, गॉस लॉ हमेशा 3D ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल है। ठीक है, गॉस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 3D क्लोज्ड सरफेस। ठीक है ना। तो मैंने एक स्पेयर लिया, राइट। इस स्पेयर के अंदर एज्यूम कर लो कि मैंने कितना चार्ज रखा हुआ है, Q। तो गॉस ने क्या कहा, गॉस ने कहा कि जो फ्लक्स होगा इस Q चार्ज की वजह से वो कितना होगा इस बॉडी के अंदर। बात ध्यान रखना, मैं क्या कह रही हूँ, चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। इस बॉडी के अंदर जो चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज का 1/ε0, दैट मीन्स फाई इक्वल्स टू Q/ε0। बस खत्म, इतनी सी बात है गॉस ने कहा। गॉस ने बहुत इजी कर दिया फ्लक्स को कैलकुलेट करना। ना यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत है, ना यहाँ पे मुझे एरिया की ज़रूरत है। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, फिर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे ही सारी पॉइंट की बात करूँगी कि फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए ना मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ना मुझे एरिया चाहिए, ना मुझे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए। ठीक है ना, मुझे सिर्फ क्या चाहिए कि उस 3D क्लोज्ड बॉडी के अंदर। ये ज़रूरी है कि गॉस लॉ में हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो कौन सी होनी चाहिए, 3 डायमेंशनल होनी चाहिए, और वो बॉडी कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। बस ये दो हो, और उसके अंदर फिर जो भी चार्ज प्रेजेंट है, एज्यूम कर लो कि इसके अंदर मैंने यहाँ पे Q1 और यहाँ पे कितना चार्ज पुट कर दिया Q2। तो अब इस बॉडी के अंदर टोटल कितना चार्ज है, अब इस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज है Q1 + Q2। देन Q1 + Q2 टोटल चार्ज का 1/ε0, दैट इज योर फ्लक्स। बस इतनी सी बात है गॉस लॉ ने। देखा ना, इसने कितना ईजी कर दिया। चलिए इसके बारे में भी बहुत सारी डिटेल लेते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आप लोग देखो कि ये मैंने आप लोगों को एक्सप्रेशन बता दिया है कि फाई इक्वल्स टू Q/ε0 अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, विच इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर 3D एंड क्लोज सरफेस, राइट। चलिए अब हम लोग गॉस लॉ को वेरीफाई करते हैं या प्रूफ करते हैं कि गॉस ने कैसे कहा कि फाई इज इक्वल्स टू Q/ε0। इसके लिए मैं एक 3D ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, राइट, 3D क्लोज्ड स्फीयर। हाँ, तो हम लोग, ये आपका स्फीयर है, राइट। हम लोगों ने क्या एज्यूम किया कि इसके सरफेस पे मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया, ठीक है ना। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। तो ये मेरे पास हो गया ds, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना आप लोगों को, स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो गया, 0। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा एरिया बहुत छोटा सा है तो मेरा फ्लक्स भी बहुत छोटा होगा। तो d फाई किसके इक्वल हो जाएगा, E.ds, राइट, बिल्कुल सही। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, E.ds cos 0, cos 0 इज़ 1। तो ये मेरे पास कितना आ गया, E.ds, ठीक है ना। क्या ऐसे ही इस स्फीयर के सरफेस पर ऐसे ही बहुत छोटे छोटे बहुत सारे क्या होंगे, एरिया वेक्टर, उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर। सही कर रही हूँ क्या मैं, हाँ, आप लोग देख रहे हो ना मैं ठीक कर रही हूँ, ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा। तो मुझे स्पेयर की वजह से टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो क्या मुझे इन सबको जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। तो आप लोग मुझे क्या कहोगे कि मैम फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेट कर दो d फाई को। मैंने कहा ठीक है, कर देती हूँ। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कितना होगा, E.ds का इंटीग्रेशन। स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो मेरे पास जो फाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा E.ds, ठीक है ना।
स्पेयर का कितना एरिया होता है, इसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मेरे स्पेयर का जो रेडियस है वो कितना है r, राइट। ठीक, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा, ई का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज। अगर मैंने यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है क्योंकि उसी की वजह से तो मैं क्या कर रही हूँ, फ्लक्स कैलकुलेट कर रही हूँ, क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर, सही है ना। इसी को भी मैं वहाँ पे जाके पुट कर दूँ, ठीक कर देते हैं। तो मेरे पास फाई का फॉर्मूला कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्पेयर का एरिया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो मेरे पास फ्लक्स कितना आ गया, मेरे पास फ्लक्स आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप यहाँ से 2-3 बातें सुनो। जो फ्लक्स मैंने कैलकुलेट किया वो उसके इंक्लोज्ड था, ठीक है ना। किसके इंक्लोज्ड, ये जो आपकी बॉडी है इसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ था उसकी वजह से इसके सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स है, ठीक। एंड Q इज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर जो चार्ज होगा सिर्फ वही इस फॉर्मूले में कैलकुलेट किया जाएगा। एक और बात, हम लोग जो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, वो सिर्फ कहाँ पर होगा, वो सिर्फ सरफेस पर इंटीग्रेट होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक। जब हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं E.ds का इंटीग्रेशन। ये जो आप लोग इंटीग्रेशन कर रहे हो वो इसके सरफेस पर कर रहे हैं। तो ये तो कह दिया गॉस लॉ ने, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो भी हम लोगों ने पढ़ा है E.ds, ठीक, का इंटीग्रेशन। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रिंग डिनोट करेंगे। ये रिंग कह रही है कि ये जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं वो एक क्लोज्ड सरफेस पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हो गया हमारा गॉस लॉ वेरीफाई। अब इस गॉस लॉ से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स करते हैं जो आपके लॉजिक को क्लियर करेगा, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखो बच्चों, गॉस क्या कहता है उसे हम बहुत आसानी से एक चीज़ को मैं समझाती हूँ आप लोगों को, और फिर इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी चीज़ पर बेस्ड होगी। देखो, ये मेरे पास क्या है, एक स्पेयर है। एज्यूम करो कि इसका जो रेडियस है ना वो कितना है r, ठीक है ना। अब मैं इसके ऊपर एक और बड़ा सर्कल बनाती हूँ और मैं एज्यूम कर लेती हूँ इसकी जो रेडियस है वो मेरे पास कितनी है 2r। एज्यूम करो मैंने इसके सेंटर पे ना एक q चार्ज रख दिया, ठीक है ना। इसके सेंटर पे मैंने कितना रख दिया, q चार्ज रख दिया। तो मैं कह रही हूँ इस q चार्ज की वजह से इस स्पेयर पर कितना फ्लक्स निकलेगा ये बताओ। तो पहले इसकी बात करूँ क्या। अभी मैंने पढ़ा कि गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि जो फ्लक्स है उस बॉडी के अंदर रखे हुए चार्ज की वजह से है। तो इसके अंदर कितना रखा हुआ है चार्ज, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब मैं बड़े वाले सर्कल की बात करती हूँ। बड़े वाले सर्कल के अंदर भी तो Q चार्ज ही रखा हुआ है, भले ही रेडियस कुछ भी हो। इसकी रेडियस कितनी है r, इसकी रेडियस कितनी है 2r, पर मेरे फॉर्मूले में तो r आ ही नहीं रहा था, तो मुझे r से मतलब क्या है। तो यहाँ पर भी बड़े वाले सर्कल के लिए भी कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। छोटे वाले सर्कल की वजह से भी फ्लक्स वही है, बड़े वाले सर्कल की वजह से भी फ्लक्स यही है, क्योंकि रेडियस पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक। इसलिए मैंने कहा था कि जो गॉस लॉ है वो बहुत सिंपल सी एक बात कहता है कि आपका जो 3D ऑब्जेक्ट है अगर वो क्लोज्ड है तो उसके अंदर कितना चार्ज है सिर्फ उसकी वजह से फ्लक्स होगा। ये गॉस लॉ कहता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं कहता, ठीक है ना। तो इन दोनों, चाहे छोटा स्पेयर लो चाहे बड़ा स्पेयर लो, दोनों की वजह से फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक छोटी सी बात है, देखो ये चार्ज है, ठीक है ना। एज्यूम करो इसकी वजह से फ्लक्स ऐसे निकल रहा है, ऐसे ही तो निकलेगा ना फ्लक्स, ठीक है ना, आप लोगों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो जितना ये Q चार्ज अपने अंदर से फ्लक्स निकाल रहा है, इस तरीके से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो जितना फ्लक्स से Q चार्ज निकाल रहा है वही फ्लक्स पास हो रहा है छोटे वाले सर्कल से, और वही फ्लक्स किससे पास हो रहा है, बड़े वाले सर्कल से। इसीलिए दोनों का फ्लक्स क्या है, इक्वल। किसकी वजह से, Q की वजह से। समझ आ गया ना। चलो और चीज़ें पढ़ते हैं, चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि जो मेरा गॉस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होता है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स साइज, वो साइज पे डिपेंड नहीं करता। ये तो मैं आपको प्रूफ कर चुकी हूँ। मैंने एक छोटा सर्कल लिया था, फिर मैंने एक बड़ा सर्कल लिया था, सही है ना। दोनों ही सर्कल में अगर मैंने Q चार्ज रखा था, ठीक है ना, तो दोनों की वजह से फ्लक्स सेम आ रहा था। हो गई ना ये बात प्रूफ। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम बात करते हैं कि जो फ्लक्स होता है थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। देखते हैं डायग्राम की हेल्प से।
यहाँ पे मैंने बहुत सारे डायग्राम लिए और सभी के अंदर मैंने कौन सा चार्ज रखा, सिर्फ Q चार्ज रखा। देखो ये है आपका, इसके अंदर मैंने क्या रख दिया, Q। तो गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग, सॉरी गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो मेरा फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर Q चार्ज रखा हुआ है। सही है ना। यहाँ पे कहीं पे एरिया आ रहा है, नहीं आ रहा, तो एरिया ही नहीं आ रहा तो शेप से मुझे क्या मतलब है। अब मैंने एक स्फीयर लिया, उसके अंदर मैंने Q चार्ज रखा, सिर्फ Q ही चार्ज रखा, तो दोबारा से फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूले में एरिया तो था ही नहीं, चार्ज था, चार्ज सबके लिए मैंने सेम रखा। यहाँ पे मैंने सिलेंडर लिया, सिलेंडर के अंदर भी Q चार्ज रखा तो भी फ्लक्स वही। वहाँ पे मैंने क्यूब लिया, उसके अंदर चार्ज Q रखा तो भी फ्लक्स वही। तो मेरा जो फ्लक्स होता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन साइज। आप छोटी बॉडी लो, बड़ी बॉडी लो, अगर आप लोगों ने उनके अंदर सेम चार्ज रखा हुआ है तो फ्लक्स भी सेम ही होगा। सेम, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन शेप। ठीक है ना। आप कोई भी शेप लो, अगर सबके अंदर इक्वल चार्ज रखा हुआ है तो सबके अंदर फ्लक्स भी क्या होगा, इक्वल। राइट। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड ओनली ऑन चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। इस बात पे बहुत फोकस करो कि हमारा जो फ्लक्स होता है किसी गॉसियन सरफेस से, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि उस बॉडी के अंदर कितना चार्ज रखा है। हाँ, तो देखो मैं एक डायग्राम लेती हूँ, ये मेरा कोई स्फीयर एज्यूम करो, इसके अंदर यहाँ पे मैंने रखा है Q1 चार्ज, यहाँ पर है मेरा Q2 चार्ज और यहाँ पर मेरा कितना है Q3 चार्ज। ठीक है ना। Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 क्या है, इस बॉडी के अंदर है, Q1 आउटसाइड है, आउटसाइड वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्या है, फ्लक्स इज ओनली ऑन चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। तो मेरा जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ना, ये कैसे हो सकता है, अंदर तो सिर्फ Q1 और Q2 है ना, तो यहाँ से Q3 को हटा दो। समझ गए। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले चार्ज को डिसाइड करता है। ठीक है। हम इसके लिए कुछ और भी डायग्राम लेते हैं, चलो देखते हैं डायग्राम। देखो ये स्फीयर है, मैंने ना इसके अंदर कोई चार्ज नहीं लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आई चली गई। ठीक, तो मैंने कहा फ्लक्स जीरो है, चार्ज तो है ही नहीं ना, तो फ्लक्स कैसे होगा। मैं इसे एक और पास से बताऊंगी, अभी नेक्स्ट स्लाइड में इस बारे में एक्सप्लेन करते हैं। सिमिलरली मैंने एक सिलेंडर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई चली गई और मैंने कहा फ्लक्स कितना हो गया, ज़ीरो। इसका रीज़न हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखें। हमारी नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि अगर मैंने कोई क्लोज सरफेस लिया, इसको हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, यहाँ पे मैं बहुत जल्दी से बताती हूँ कि अगर मैं कोई क्लोज सरफेस ले रही हूँ तो आने वाला फ्लक्स हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं और जाने वाला फ्लक्स हम हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। डायग्राम देखते हैं और रीज़न बताती हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव का। देखो ध्यान से सुना ज़रा, इस बॉडी से ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस बाहर जा रही हैं, तो आप लोगों का जो एरिया वेक्टर है वो आउटवर्ड होगा। राइट। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो गया, 0 डिग्री का हो गया। राइट। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि मेरा जो फ्लक्स होता है वो बराबर होता है EDS cos थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल इज cos 0, cos 0 इज़ 1, तो ये कितना आया, पॉजिटिव। ठीक है ना, सही है ना। अब एज्यूम करो कि यहाँ पर मेरे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो अंदर की तरफ आ रही हैं। ठीक है, अंदर की तरफ। इस पर जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, तो आपका जो DS है वो कितना है, बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल आ गया, 180। तो अब फ्लक्स क्या कहता है, फ्लक्स कहता है फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन EDS cos 180, cos 180 इज -1, तो ये मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव। इसलिए मैंने कहा जाने वाला फ्लक्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, आने वाला फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव। तो हमने कहा इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव एंड आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव। यहाँ पर एक डायग्राम देखो, ये हमने सिलेंडर लिया, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो पे। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। राइट। एरिया वेक्टर आपका आउटवर्ड होगा, एंगल बनेगा 180, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है ना, नेगेटिव। EDS ऐसे तो होगा, कितना होगा, -E कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं DS, और सिलेंडर का क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, πr², तो ये हो गया -πr²E। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं,
तो आपका एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 0। तो ये मैंने अभी कैलकुलेट किया था, तो ये मेरे पास कितना बनेगा, ई इंटीग्रेशन ds सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर ई, उतना ही नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 0। इसलिए पीछे वाली स्लाइड में मैंने कहा था कि अगर बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो आने वाला फ्लक्स और जाने वाला फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ देखो बच्चों, फ्लक्स थ्रू गोशन सरफेसेस इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट। आप एज्यूम करो कि ये मेरा स्पेयर है, मैंने बिल्कुल ठीक सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया, मैंने एक और स्पेयर लिया, इसी के अंदर मैंने यहाँ पर क्यू चार्ज रख दिया, तब इसकी वजह से भी फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉस लॉ कहता है कि उसके अंदर चार्ज कितना प्रेजेंट है, इस चीज़ पर फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा कि हमने उसकी पोजीशन क्या ली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड देखें। बच्चों ये सारे पॉइंट्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना छोटा सा पॉइंट है कि आईआईटी का एक क्वेश्चन क्लियर कर सकता है, एक छोटा सा लॉजिक बहुत भारी पड़ेगा अगर नहीं समझोगे तो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रा समझते हैं। देखो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला कि जो मेरा फ्लक्स इनक्लोज्ड होता है वो किसके बराबर था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा था कि Q सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर का चार्ज है, फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला कहता है कि E डॉट ds, ऐसा ही कुछ कहता है। हाँ भाई कहता तो ऐसे ही है, ये तो मैंने बस समझा दिया कि ये चार्ज अंदर होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप क्या कहोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज़रा ध्यान से देखो। ये मेरी कोई भी बॉडी है, यहाँ पे Q1 चार्ज, यहाँ पे Q2 चार्ज, यहाँ पे Q3, तो Q1 प्लस Q2 यहाँ पर आएगा, Q3 नहीं आएगा। पर अगर आप मैथमेटिकल फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो वो नेट नहीं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अगर मेरे को इसके इस सरफेस पर फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन तीनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, दैट इज E। समझ गए, क्या समझे, ये समझे हम कि जब हम चार्ज की बात करते हैं तो वो इनक्लोज बॉडी के अंदर प्रेजेंट चार्ज की वजह से होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से होगा, चाहे वो चार्ज अंदर रखा हो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर चार्ज बाहर रखा हो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो। समझ गए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। तो सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गोशन सरफेस इज ड्यू टू ऑल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो गोशन सरफेस पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उन सब की वजह से होगा, चाहे वो चार्ज अंदर हो चाहे बाहर हो। अंदर वाले चार्ज और बाहर वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट आप निकालोगे तब मैथमेटिकल फॉर्मूले में आप यूज़ करोगे, लेकिन चार्ज सिर्फ अंदर वाला लेना है। ठीक, चलो चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक, अब यहाँ पर देखो भाई, एक छोटी सी बात तुम्हें हो सकता है पता चल गई हो, स्टेटमेंट देखते ही, नहीं चली तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे कहा है अगर किसी गोशन सरफेस पे फाई 0 हो गया, फाई कितना हो गया 0। एक एग्जांपल लूँ जो मैंने अभी पढ़ाया था, ये मैंने क्लोज सरफेस लिया था, है ना, ठीक है ना, सिलेंडर, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया था, बिल्कुल लिया था, तो मैंने कहा था यहाँ पे फ्लक्स कितना है 0, फ्लक्स ही तो 0 है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एप्लीकेबल है। पर अगर मैं कहूँ कि ये सिलेंडर है और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ही नहीं है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ही नहीं है तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा आपका 0। समझे, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेबल है पर फ्लक्स नहीं है, क्योंकि आने वाला जाने वाला बराबर हो गया था, और कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो फ्लक्स 0 ही है, ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस होल बॉडी पर फ्लक्स कितना है 0, हाँ, लेकिन इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने कहा फ्लक्स 0 डज नॉट इम्प्लाई ई 0। अगर फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब ये नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो ये 100% है कि वहाँ पर फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है ना, चलो अब कुछ पॉइंट्स हम लेते हैं
कि हम लोग गॉसियन सरफेस बनाने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे और उस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर ही हम अपने क्वेश्चंस कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला पॉइंट क्या है, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज। जो हम लोग गॉसियन सरफेस लेते हैं बच्चों, गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है, ठीक। गॉसियन सरफेस क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए और ये चार्ज की हमेशा सिमेट्रिकल होना चाहिए। मैं एक पॉइंट यहाँ पर बताती हूँ, उसी पॉइंट पर हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो ये मान लो कि मेरा एक क्यूब है, सही है, बिल्कुल क्यूब है। मैंने क्या किया, एक चार्ज इसके इस फेस पे रखा। एज्यूम करो कि आप जिस रूम में बैठे हो वो रूम लो और उसके एक वॉल पर आप लोग अपने चार्ज को फिक्स कर दो, ठीक है ना। अब आप लोग मुझसे कहो कि गॉसियन लगा के फ्लक्स निकाल दो, तो मैं कहूँगी मैं नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि मेरा जो गॉसियन सरफेस है वो उस चार्ज के सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे चार्ज है तो ये रूम यहाँ पर है, उधर तो नहीं है, समझ गए ना। सिमेट्रिकल आपको पता है ना। तो जहाँ पर मेरा चार्ज है उसके लेफ्ट साइड जितना पोर्शन है, राइट साइड में मुझे उतना पोर्शन चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाऊँगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी एक क्यूब को फॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चार्ज है तो इधर भी एक क्यूब हो गया, इधर भी क्यूब हो गया, तो अब ये सिमेट्रिकल हो गया। तो दैट इज़ माई पॉइंट कि गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज। अब पढ़ते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट ऑल पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस। जो हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होना चाहिए, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है, एंगल मस्ट बी सेम टू ऑल पॉइंट ऑफ सरफेस। क्या देखो एक बार आप लोगों को याद है, स्पेयर लिया था हम लोगों ने, यहाँ पर भी डी एस और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, यहाँ पर भी डी एस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल ज़ीरो, तो हर जगह एंगल कितना था, ज़ीरो। यही तो पॉइंट कह रहा है कि सरफेस के हर पॉइंट पर एंगल बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं पे 0, कहीं पे 30, कहीं पे 45, कहीं पे 90, नहीं, हर जगह बराबर होना चाहिए। और हमारे पास जनरली जो एंगल होगा वो 0 या 90 होगा या 180 हो जाएगा, बस, ठीक है ना। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। हेमिस्फीयर, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोगों ने रखा है क्यू चार्ज। तो देखो ये भी खुश होगा अभी, हमारा था हेमिस्फीयर, यहाँ पे चार्ज था, तो हम लोगों ने इसे क्या किया, इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए आप लोगों ने नीचे भी हेमिस्फीयर बना दिया। तो अभी आपका क्या स्फीयर बन गया। इस स्फीयर के सेंटर पे क्या रखा हुआ है, चार्ज, ठीक। स्फीयर क्यों बनाया, गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिकल बनाने के लिए अबाउट द चार्ज। तो गॉस लॉ क्या कहेगा, गॉस लॉ कहेगा कि फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर ये तो पूरे स्फीयर की वजह से है, पूछा गया मुझसे सिर्फ हेमिस्फीयर की वजह से, तो पूरे स्फीयर पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हेमिस्फीयर पे कितना हो जाएगा, इसका आधा, तो क्यू कितना, फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। कितना सिंपल सा। चलो एक और करते हैं, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, बिना किसी मेहनत के क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो देखो, अब ये सिलेंडर है, ठीक है ना। इस सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन पे हम लोगों ने क्या रख दिया, क्यू चार्ज, रेडियस आर, लगाओ फ्लक्स। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए गॉस जो गॉसियन सरफेस मुझे ड्रॉ करना है वो इस चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकल एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इस सिलेंडर के यहाँ पर क्यू चार्ज रखा है, तो गॉस कहता है कि फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर ये तो इस वाले सरफेस के इस वाले सिलेंडर की वजह से है, इस आधे सिलेंडर की वजह से कितना होगा, इस आधे की वजह से होगा 1/2। तो फाई कितना आ गया, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सही है ना। चलो एक और करते हैं क्वेश्चन, फिर से बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, और आपको पता है ये सच में एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे आप कंपटीशन की बात करो या फिर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की बात करो। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक क्यूब लिया, इस क्यूब के फेस पर आप लोगों ने क्यू चार्ज रख दिया। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो मुझे इस चार्ज के सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, तो हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो अब इसकी वजह से जो मेरा फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर ये तो होल बॉडी की वजह से है, ऐसे तो होगा, ऐसे तो निकल रहा होगा ना फ्लक्स, सही बात कह रही हूँ ना मैं। ये इस क्यू चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स निकल रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर आधे के लिए, सिर्फ इतने हिस्से के लिए कितना होगा, सिर्फ इतने हिस्से के लिए होगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा लिया।
अब हम लोगों ने क्यूब के कॉर्नर पर क्यू चार्ज रख दिया। अब इसका सिमेट्रिकल कैसे बना दूँ? गॉसियन सरफेस ये बनाएंगे हम केमिस्ट्री के बेसिस पे। आप लोगों ने पढ़ा सॉलिड स्टेट, पढ़ा ना? पढ़ा तो था। सॉलिड स्टेट में आप लोगों ने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, पढ़ा? सिंपल, बिल्कुल पढ़ा। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हमारे एटम्स हैं ना वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। फिर आप लोगों से पूछा गया कि वो कॉर्नर वाला एटम कितनों से शेयर होगा, तो आप लोगों ने कहा 8 क्यूब से शेयर होगा। याद है? याद नहीं है तो याद कर लो, पढ़ लो केमिस्ट्री जाके। तो देखो वहाँ पर क्या होगा, इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए ऐसे क्यूब 4 आपके नीचे की तरफ होंगे, सेम 4 क्यूब आपके ऊपर होंगे, तब ये क्यू चार्ज का क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होगा। तो मेरा ये जो क्यू चार्ज है वो इस तरीके से फ्लक्स 8 क्यूब्स में पास करेगा। ये कॉन्सेप्ट है आपका फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट, कि अगर हम किसी क्यूब के कॉर्नर पर एटम रखते हैं तो वो 8 क्यूब से शेयर होगा। तो अभी उन 8 क्यूब की वजह से जो फ्लक्स होगा दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ड्यू टू 8 क्यूब्स। पर मुझसे तो क्वेश्चन में सिर्फ 1 क्यूब के बारे में पूछा था, तब मैं क्या करूँगी, तब मैं कहूँगी कि 8 की वजह से इतना है तो 1 की वजह से कितना होगा, 1/8। तो 5 कितना हो जाएगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से सुनो, चार्ज कहाँ पे रखा है, चार्ज रखा है इसके कॉर्नर पे, ठीक। तो मैंने कहा इस क्यूब की वजह से कितना फ्लक्स होगा, दैट इज Q/8 एप्सिलॉन नॉट। यहीं पे एक और बात सुनो, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि इस एक क्यूब के एक फेस की वजह से कितना होगा, इसे सिंपल करती हूँ, अभी इसे भूल जाओ, है ना, अभी बात करेंगे इसके बारे में। मैं कह रही हूँ कि ये मेरा एक क्यूब है, सही है, बिल्कुल। मैंने कहा इस क्यूब के ठीक बीच में मैंने क्यू चार्ज रख दिया, तो 5 कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर ये तो पूरे क्यूब की वजह से है। मैं आप लोगों से कहूँ कि मुझे इसके एक फेस की वजह से बताओ, पूरे क्यूब की वजह से कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं कह रही हूँ क्यूब के एक फेस की वजह से फ्लक्स बताओ, तो आप लोग बताओ क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6, टॉप बॉटम 4 वॉल्स, टोटल कितने फेस हुए, 6। तो ये जो फ्लक्स है वो 6 फेस की वजह से है। कौन सा वाला, ये वाला। 5 इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू 6 फेस। पर मैं कितने से पूछ रही हूँ, एक फेस की वजह से। तो ये क्या ऐसे हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6। तो ये पूरे क्यूब की वजह से, ये एक फेस की वजह से। अब आती हूँ वापस से इस क्वेश्चन पे। अब मैंने चार्ज को सेंटर पे नहीं रखा, कॉर्नर पे रखा, और मैंने कहा कि एक क्यूब की वजह से कितना फ्लक्स होगा, तो आप लोगों ने कहा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा अब एक बात बताओ कि इसी क्यूब को मैंने कॉर्नर पे रखा हुआ है, अब मुझे इस क्यूब के सिर्फ एक फेस की वजह से बताओ, तो इस क्यूब की वजह से फ्लक्स कितना है, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ये पूरे क्यूब की वजह से है। अब मैं कहूँगी इसी क्यूब के एक फेस की वजह से बताओ, तो आप कहोगे मैम क्यूब के 6 फेस हैं, तो इसे इंटू 1/6 कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, आप सही बोल रहे हो। तो 6 8 जा 48, तो 5 कितना हो गया, Q अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट। सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सब को हटा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ये A1 बॉडी, ये A2 बॉडी, कहाँ जाए, A1 की वजह से फ्लक्स निकालो, तो सिर्फ A1 के अंदर का चार्ज देखना है। A1 के अंदर कितना चार्ज है, +Q, तो 5। इधर Q -Q +Q भी रखे हैं, पर वो बॉडी के बाहर है, मुझे उससे क्या मतलब है। तो मेरा जो A वाली बॉडी है उसकी वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझसे कहा जाए कि A2 वाली बॉडी का फ्लक्स बताओ। A2 बॉडी के अंदर कोई भी फ्लक्स चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो जब A2 की बॉडी के अंदर चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स कितना हो गया, 0। ये रहा Q, इसके अंदर +5Q -2Q चार्ज, बाहर -10Q, और बाहर वाले से तो मतलब ही नहीं है, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5Q -2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 5 में से 2 हो गया 3Q एप्सिलॉन नॉट। हो गया ना कंप्लीट। चलो और क्वेश्चन में देखती हूँ, दिमाग लगाना। क्यूब है, मैंने कहा कि इस क्यूब के सेंटर पे Q चार्ज रखा हुआ है और इसके फेस पर भी एक Q चार्ज रखा हुआ है। अब मुझे इसका टोटल फ्लक्स बताओ। तो पहले आप लोग इस चार्ज की वजह से फ्लक्स निकालोगे, तो आप कहोगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही बात है ना। फिर मैं कहूँगी फेस की वजह से भी तो बताओ, तो आप लोगों को अभी मैंने बताया ना
फेस की वजह से कितना फ्लक्स होता है, कितना होता है जल्दी बताओ, कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2। पता है ना, नहीं पता तो थोड़ा सा पीछे जाओ देखो, तो ये कितना हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए क्या, पहले इसकी वजह से ये रहा, इसकी वजह से ये रहा, दोनों को ऐड कर दो, टोटल फ्लक्स मिल गया। समझ गए क्या, ये था आपका गॉस लॉ का सारा कॉन्सेप्ट। तो आज हमारा गॉस लॉ का टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी और आज से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करें और पढ़ें। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी प्रोवाइड हो। और बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड अदर वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं, आप वहाँ पर जाएँ और नई नई चीज़ों को सीखें। आज के लिए इतना, थैंक यू।